स्टूडेंट्स, वेलकम टू धनबाद मैथ्स एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। एसी केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो क्लास रहेगा वो थर्मो केमिस्ट्री पर बेस्ड रहने वाला है। और इस पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन ए फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 का केमिकल एनर्जेटिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में थर्मो केमिस्ट्री होता क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। पहले मैं अपने आप को बता दूं कि मैं हूं आपकी दीपांशी मैम और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं केमिस्ट्री का कंटेंट। और इसके सारे लेक्चर्स आपको ऐप में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको कुछ दिनों का वेट करना होगा। फिलहाल के लिए आपको क्या फोकस करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो वीडियो है पहला दूसरा, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे थर्मोकेमिस्ट्री को लेकर, वो आज डिस्कस होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। यूनिट 1 का केमिकल एनर्जेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, सो फाइनली इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार। Thermochemistry is the branch of physical chemistry that deals with the heat changes. Okay? ये किससे डील करती है? हीट चेंजेस से डील करती है। ओके, एंड that accompany chemical reaction and physical process to understand energy change during reaction. एनर्जी चेंज क्या होता है रिएक्शन के दौरान। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं। आइए, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, राइट, फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस, इन सारी चीजों को अब इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट क्या है पता है? सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे सामने एक फिगर देख रहे हो, एक इमेज दिखाई गई है। इस इमेज में आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है, हाँ मैं जानती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, ये कोई मोबाइल में जो गेम है उसको लोड करके ये खेल रहा है। ऑफ कोर्स ये पबजी और बीजीएमआई है, और मैं यहाँ किसी गेम को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोई हैवी सा गेम खेल रहा है, राइट। और इस हैवी सा गेम खेलने के लिए आप देखो कि फोन क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होने लगता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली थर्मोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट छुपा, थर्मोकेमिस्ट्री। एंड अब आप कहोगे कैसे मैम, ये गेम खेलने से थर्मोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कैसे छुपाए? तो चलो बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल के इस एग्जाम्पल को हम केमिस्ट्री से कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले थर्मोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो ये स्टडी करती है जब कोई केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस होता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस होता है, ये दो बात यहाँ पे लिखी गई है। ओके, तो उसमें हीट एनर्जी या तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, ये तो पता है ना। हीट जो होती है वो या तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, राइट। तो जब हीट रिलीज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब अब्जॉर्ब होती है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये भी हमने बेसिक्स में पढ़ा है। और दूसरी चीज यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं बताना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे क्या है, गेम का खेलना। ये जो गेम आप देख रहे हो, गेम का खेलना क्या है यहाँ पे, जैसे कोई गेम खेल रहा है, वो एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। वो एक केमिकल रिएक्शन है। और मान लो जो आपका फोन हीट हो रहा है, फोन जो हीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें से हीट रिलीज हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब कोई फोन का प्रोसेसर काम करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह से जब कोई रिएक्शन होती है तो ठीक है, तो या तो हीट जो होता है एब्जॉर्ब होता है या तो हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो जब हीट रिलीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, और जब हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, राइट। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज आपको और दिख रहा है, तो इमेज समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। अब ये क्या है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शंस? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीट रिलीज का मतलब है
एक्सोथर्मिक। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। और हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब देखिए, अब दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है? याद रखने वाली इसमें लाइन क्या थी? रिएक्शन चलेगी तो एनर्जी का कुछ ना कुछ ड्रामा तो जरूर होगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी भाषा में, जन जी की भाषा में समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। दूसरा क्या है बेटा? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, राइट। दूसरा ये वाली चीज थी। अब सोचो, जो फोन कम गर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं? और जो फोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है वो अनस्टेबल लगता है। बिल्कुल इसको फोन से कनेक्ट करके देखो तो केमिस्ट्री में भी यही होता है। जो भी कंपाउंड केमिस्ट्री में ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लेस होती है। तो स्टेबिलिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज बहुत स्टेबल है तो उसकी एनर्जी लेस होगी। यानी कि अगर मैं बताऊं कि जो कंपाउंड कम एनर्जी में बना रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल है, और जो कंपाउंड हाई एनर्जी पे एग्जिस्ट करता है वो कम स्टेबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल है, राइट। ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ऑल्दो ये इतना जरूरी नहीं है, बस ये समझाने के लिए इम्पोर्टेंट था कि स्टेबिलिटी एनर्जी पे कई हद तक डिपेंड करती है। तीसरा जो एग्जाम्पल है या तीसरा जो प्रिंसिपल जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो है फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल प्रोसेस। अब ये क्या है? feasibility of chemical processes। अब सोचो, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाया गया है। मान लो कि तुम अपना फोन चार्जिंग पे लगाते हो और अगर ज्यादा हीट वेस्ट होता है तो चार्जिंग इनसफिशिएंट हो जाती है, राइट। यहाँ पे फोन चार्ज होता हुआ आपको दिख रहा है। तो केमिस्ट्री में भी यही होता है, अगर रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो रिएक्शन नेचुरली नहीं होगी। ठीक है, और अगर रिएक्शन खुद हीट रिलीज करती है तो रिएक्शन इजली हो जाती है। ये मेरे पॉइंट का मतलब था। तो यानी रिएक्शन तभी चलेगी जब एनर्जी का हिसाब सही बैठे, है ना। तो समरी क्या है इन सब चीजों का? समरी ये है बेटा, देखो थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली ये बताती है कि किस रिएक्शन का हीट का क्या रोल है, किसी रिएक्शन के टाइम में हीट का क्या रोल है, क्या वो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, पहली चीज। दूसरी ये बताती है कंपाउंड कैसा बनेगा, वो स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज ये बताती है कि प्रैक्टिकली रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, प्रैक्टिकली रिएक्शन पॉसिबल और नॉट, राइट। ये बहुत मैटर करता है। ओके, अब आप देखो, एक एग्जांपल है, जैसे आप एलपीजी का जलाना हो गया, वो क्या है? उसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। आइस का मेल्ट हो जाना, आइस क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करके वो मेल्ट होता है ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वाटर। ओके, जैसे गर्म चाय का ठंडा हो जाना, ये भी क्या है? ये भी इसी का एग्जाम्पल है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। और वो बेसिक टर्म्स क्या क्या है? सबसे पहले आप थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ते हो? सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। जैसे कि हमने कल सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था, सिलेबस में पहला ये टॉपिक है। आप एक बार चेक कर लेना कि इसमें हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ऐसे कि टॉपिक्स में मैंने वो सारी चीजें उठाई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कहाँ कहाँ क्या इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स स्टडी, अंडर स्टडी रिएक्शन मिक्सचर। सराउंडिंग भी एक टर्म है, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको इस रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाहती है। अब आप देखो यहाँ पे, इसमें समझना क्या है? सोचो कि आप चाय बना रहे हो। ओके, चाय में क्या है? दूध है, चाय पत्ती है। ओके, या किसी पैन में, पैन क्या है? ये पैन जो है ये सिस्टम है। यानी इस पैन के अंदर क्या क्या है? इस पैन के अंदर मिल्क है, शुगर है एंड टी लीव्स है।
तो ये पूरा ये क्या है, ये पैन ही पूरा एक क्या है, सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, राइट। अब इसके आसपास अगर वो कप रखी है, इसके आसपास ये जो स्टोव हो गया, ये सारी चीज, ये सारी चीज क्या है, ये सराउंडिंग हो गई। मतलब इसको छोड़ के जितनी सारी चीज है, इवन आप भी क्या हो जाते हो, सराउंडिंग हो गए, ठीक है। जिस जिस पे नजर जा रही है वही सिस्टम है, ओके। जैसे कोई एक चीज, अब ये कप को अगर हम सिस्टम के जैसा देखें तो ये सिस्टम बन जाएगा, इस पेन को हम सिस्टम के जैसा देख रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग पे बात होती है, राइट, ठीक है। ये समझ में आ गया सिस्टम क्या है। अब अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाए, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाए तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है यूनिवर्स, राइट। तो केमिस्ट्री में यूनिवर्स का मतलब सिर्फ प्लैनेट या गैलेक्सी नहीं होता, बल्कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर बनता है यूनिवर्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, बेसिक टर्म्स। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सिस्टम भी कई तरह के होते हैं, ठीक है बच्चों। सिस्टम कई तरह के होते हैं, पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज, तीसरा होता है आइसोलेटेड। तीनों को एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस लगाए हैं सो दैट कि आप समझ सके, ठीक है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी। चलिए आइए हम इसको समझते हैं। इसका मतलब है, ये आप कप देख रहे हो, खुली चाय की कप है ये, ठीक है। ये आप कप ऑफ टी इसको देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो भाप है, राइट, ये जो भाप है ये बाहर जा रही है, यानी कि ये मैटर हो गया। और आप क्या देख रहे हो, हीट भी बाहर जा रही है ना, हीट भी बाहर जा रही है। इसका मतलब, क्योंकि देखो क्या क्या करते हो, जब आप चाय लेके आते हो थोड़ी देर में उसको तुरंत आप पीते हो, राइट, क्योंकि वो गरम गरम अच्छी भी लगती है, और कुछ देर के बाद ये ठंडी हो जाती है। तो ठंडी कैसे होती है, क्योंकि हीट क्या हो रही होती है, बाहर जा रही होती है। हीट भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है ना बच्चों। इसीलिए चाय का कप एक ओपन सिस्टम है, कि जहां से सब कुछ अंदर आ रहा है, सब कुछ बाहर जा रहा है, वो क्या है, ओपन सिस्टम है। क्लियर, समझ में आ गया ओपन सिस्टम किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे मैटर और हीट दोनों अंदर बाहर जा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ओपन सिस्टम, राइट। अब आते हैं हम क्लोज सिस्टम में। दूसरा ये कहता है कि सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करती है। अच्छा इसको कैसे समझे मैम, ओके। इस वाले के लिए आप ये एग्जांपल देखो, ये तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया, और ये हो गया क्लोज सिस्टम का एग्जांपल। कैसे, अब देखो ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, राइट, ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारे सील पैक होते हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक के जो बॉटल्स होती है वो सील पैक होते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो जब हम उसको निकालते हैं एक आवाज आती है, वो गैसेस की आवाज होती है, अचानक से वो रिलीज होता है। एंड उसमें क्या भरा होता है, लिक्विड ड्रिंक होता है ना। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें मैटर बाहर नहीं जा सकता। अब कैसे नहीं जा सकता, अब ड्रिंक या गैस बॉटल से बाहर नहीं निकल रही है, यानी ये लिक्विड बॉटल से बाहर नहीं निकल रही है, पैक है पूरी तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकल पा रही है, पूरी तरह से पैक है ना। तो यानी कि मैटर जो है, ये जो है आपका मैटर, ये मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन आप देखो, जब इस बोतल को आप क्या करते हो, फ्रिज में रखते हो, फ्रिज में रखते हो तो ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखोगे तो ये वापस से गर्म हो जाएगी। इसका मतलब इसमें क्या है, हीट यानी कि एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है ना, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, बट यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, हीट का मतलब यहाँ पे एनर्जी ही है, बिकॉज एनर्जी का ही एक फॉर्म है हीट, ओके। तो ये समझ में आ गया एग्जाम्पल अच्छे से, कि क्यों इसमें ऐसा लिखा गया है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, क्योंकि ये जो बॉटल है ये ठंडा और गर्म होता है। अब आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, गेस करो, ओके, यस, ये एक थर्मस है, राइट, ये एक थर्मस है। और थर्मस में क्या होता है कि ना ही मैटर को एक्सचेंज करता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है, तो कोई भी चीज अंदर और बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, ये चीज नहीं हो सकती, यानी कि मैटर तो बिल्कुल नहीं जा रहा है और आ रहा है, ठीक है, मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और आपको पता ही होगा, अगर आप इसमें ठंडी चीज डालोगे तो ठंडी रहेगी,
गर्म चीज डालोगे तो गर्म ही रहेगी, राइट। तो यानी कि नो हीट और एनर्जी एक्सचेंज ऑल्सो। समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया कि इसमें भी एक्सचेंज नहीं होती है, ना ही मैटर और ना ही एनर्जी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोज सिस्टम कह सकते हैं। तो ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, सॉरी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कहते हैं इसको। ये तो क्लोज हो गया, ये हो गया आइसोलेटेड। याद रखना, क्लोज में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, और ओपन में मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो सिंपल इसको याद करने का एक तरीका मैं देती हूँ आप लोग को। ओपन सिस्टम में खुली बोतल याद रख लो, क्लोज सिस्टम में बंद बोतल याद रख लो, और आइसोलेटेड में आप थर्मस याद रख लो, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। पहले मैं बता दूं कि थर्मोकेमिस्ट्री बेस होता है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे हीट एनर्जी इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस में, जो कि हमने देखा, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वेरी वेरी कॉमन है ना। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म जरूर हो सकता है एक फॉर्म से अनदर, ठीक है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं आप लोग को, तो यहाँ पे आप इमेज देखो, ये क्या है, ये एटीएम है, राइट। आप क्या करते हो, आपके पास एटीएम कार्ड होता है, तो एटीएम से आपने, अगर मान लो आपके पास 2000 रुपए है, तो एटीएम से आपने 2000 रुपए निकाले, ठीक है, और वो 2000 रुपए क्या है, आपकी जेब में आए, तो एटीएम मशीन में 2000 रुपए कम हो गए, लेकिन आपका टोटल पैसा तो सेम रहा। इसका मतलब ये जो 2000 आपके पहले अकाउंट में थे, अब आपके हाथ में आ गए, तो वो तो कांस्टेंट ही है। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है कि रिएक्शन हीट छोड़ती है तो सराउंडिंग को मिलती है, ठीक है। मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो वो हीट रिलीज हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। सराउंडिंग का मतलब तो समझ ही रहे हो आप लोग, तो ये सराउंडिंग पे जा रहा है। अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ले रही है, तो सराउंडिंग से आ रही है हीट, राइट। तो यानी कि हीट का क्या देखने को मिल रहा है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है एक जगह से दूसरा। तो एनर्जी इधर से उधर जाती है, गायब नहीं होती, राइट। इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। या तो वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, राइट। तो एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम इज गेन बाय द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। इफ अ रिएक्शन रिलीज हीट, अगर कोई रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो सराउंडिंग उस एनर्जी को गेन कर लेती है ना। और अगर रिएक्शन एब्जॉर्ब करती है हीट को, तो सिस्टम गेन करती है एनर्जी, कहाँ से, सराउंडिंग से। क्लियर है इतना, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी को यू और ई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी किसी बुक में ये दिया जाता है, किसी किसी बुक में ये। याद रखिएगा, फिजिक्स के फॉर्मूले को केमिस्ट्री के फॉर्मूले से कभी मत मिलाइएगा, ठीक है। फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स अलग है एंड केमिस्ट्री का टोटली डिफरेंट है, साइन कन्वेंशन के तौर पे खासकर मैं बोल रही हूँ। तो अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विद द इंटरेक्शन ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। यानी अगर आप किसी एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसपे आपका किसका किसका इंटरेक्शन चाहिए, हीट का चाहिए, वर्क का चाहिए और इंटरनल एनर्जी का चाहिए। अब इन सबके सिंबल से देखो, अगर इंटरनल एनर्जी का सिंबल डेल्टा यू से दिखाया गया है, यानी किसी तरह का चेंज, क्यू का सिंबल दिखाया गया है हीट का, ओके, एंड डब्ल्यू यानी कि वर्क डन, जो कि सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। जाहिर सी बात है, एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है, बस ये ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट किया गया है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में दिख सकता है, ठीक है। तो इसको गड़बड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। जनरल अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला पूछे, तो आप ऐसे लिख कर आओगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि आप गैस स्टोव ऑन करते हो, गैस जलता है, ठीक है, यहाँ पे गैस जल रहा है, आपको दिख सकता है यहाँ पे,
अब एक्चुअली में क्या है, अब एक्चुअली में आप देखो कि क्या हुआ, गैस जलती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ये हीट प्रेशर कुकर के अंदर जा रहा है, ये सारा हीट कहाँ जा रहा है, प्रेशर कुकर के अंदर जा रहा है। अब कुकर के अंदर क्या हुआ, थोड़ा जो हीट है वो पानी को गर्म करने में चला गया। ठीक है, ये थोड़ा हीट पानी को गर्म करने में चला गया, है ना। एंड जो थोड़ा हीट बचा वो स्टीम बनने में यूज हो गया, यानी कुछ ना कुछ वर्क डन हो गया, है ना, क्योंकि बाकी हीट का क्या हो गया, स्टीम बन गया। कुछ पोर्शन जो हीट होके स्टीम बन गए, भाप बन गया, और कुछ जो है ये ऐसे गर्म हो गया। ठीक है, पानी। इसका मतलब था हीट एनर्जी दो काम करती है ना। हीट जो है एक एनर्जी ही है, तो हीट वाली जो एनर्जी है वो दो काम करती है। पहला काम वो क्या करती है, पहला काम वो करती है कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया, उसने उसने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा काम क्या किया, उसने वर्क करवाया, है ना, वर्क करवाया, स्टीम बना के वर्क करवाया। और दूसरा क्या है, ये हीट हॉट, मतलब इसका मतलब है कि पानी को गर्म करने में मदद किया। ठीक है, तो ये वर्क करवा के क्या है, स्टीम का प्रेशर बनता है, तभी तो प्रेशर कुकर आवाज करता है, राइट। तो इसका मतलब ये है, इक्वेशन से कनेक्ट करके देखिए कि ये जो Q है वो कहाँ से मिला हमको, हीट कहाँ से मिला हमको, गैस से मिला। W कहाँ से मिला, स्टीम के द्वारा किया गया वर्क, जो भी स्टीम ने ये वर्क किया ये है W, है ना। एंड Q क्या है, Q क्या है, Q जो हमें हीट मिला। एंड डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू कुकर के सिस्टम की एनर्जी का चेंज, है ना, कुकर के सिस्टम के एनर्जी का चेंज। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल फॉर्मूला हो जाएगा ये, राइट। इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं इंथैल्पी प्रिंसिपल, कांस्टेंट प्रेशर हीट चेंज। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, इन सब पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए चैप्टर के स्टार्ट में चैप्टर का फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चैप्टर का फील लेना है हमें। तो डेफिनेशन देखिए, इंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो पीवी किसका फॉर्मूला है, पीवी एक वर्क का ही फॉर्मूला है, और यू इंटरनल एनर्जी और एच को इंथैल्पी कहते हैं। अब ये कह रहा है, मान लो कि अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम किसके इक्वल हो जाएगा, इंथैल्पी के। इसका कहने का मतलब है कि ये जो हीट हो जाएगा वो इंथैल्पी के इक्वल हो जाएगा, राइट। इसको मैं समझाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका एक डेरिवेशन है जिसको हमें समझना है, यस, एंथैल्पी का डेरिवेशन। अब ये यहाँ पे जो इसने फॉर्मूला यूज किया है वो ये वाला किया है जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, और W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, और अभी ये वाला फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये हम जान लेंगे। और एक नया फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी वी। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ही बता दिया था कि डेल्टा E डेल्टा U एक ही इक्वली होता है, क्योंकि इसको E एनर्जी से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये इंथैल्पी चेंज है, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका इंटरनल एनर्जी, और ये आपका वर्क का फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे वर्क जो है वो नेगेटिव में लिखा हुआ है, इसको भी हम समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को आपको ऐसे रटना नहीं है, इसको समझना है कि एक्चुअली में इस फॉर्मूला में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों चीज, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। ठीक है, अब यहाँ मैं जो दूसरे पेन से लिख रही हूँ उस पे फोकस करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, Q माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। अब ये कैंसल हो गया, कट गया, तो आपने देखा
यहाँ पे डेल्टा एच यानी कि जो आपका इंथैल्पी है वो किसके बराबर आया, हीट के, और एट कांस्टेंट प्रेशर। ये पी क्या डिनोट कर रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो कांस्टेंट प्रेशर तो समझ में आ गया, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सिस्टम लेता है या देता है वही इंथैल्पी का चेंज बन जाता है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैं बता सकती हूँ, इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये माइनस क्यों है, ये माइनस क्यों है, ठीक है। तो जब सिस्टम एक्सपेंड करता है यानी गैस जब फैलती है तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है, राइट। तो इसीलिए इसका साइन क्या नेगेटिव होता है, ठीक है। सिस्टम वर्क्स ऑन सराउंडिंग। आई नो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस स्लाइड के लास्ट में हमने आपको साइन का कन्वेंशन बताया है, ठीक है। सिस्टम वर्क्स ऑन सराउंडिंग, ठीक है, जब सिस्टम एक्सपेंड करता है ये तब की बात है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने फाइनली इसको प्रूव कर दिया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाँ, नेक्स्ट पे इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी। मान लो कि आप कोई कुछ कुछ भी कुक कर रहे हो, लाइक कोई सब्जी कुक कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्पेशली आप कुक कर रहे हो गैस स्टोव में, अब क्या हो रहा है, गैस से हीट आ रही है ना। जो गैस है आपका उससे हीट आ रही है, तो ये जो हीट है उसको क्यू से डिनोट कर रहा है। तो थोड़ी हीट सब्जी का टेम्परेचर बढ़ा रही है ना, जो भी यहाँ पे सब्जी कुक हो रही है उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है। थोड़ी हीट हवा को पुश कर रही है, यहाँ के जो हवा है उसको ये पुश करने में लगी हुई है। तो इतनी हीट लगी कि सब्जी पक गई। तो केमिस्ट्री में भी वही होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे टोटल हीट, जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो टोटल हीट होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है, यानी कि इंथैल्पी के बराबर होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज इंथैल्पी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाइनली ये समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, व्हाट इज द स्पेशल केस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू क्यू के इक्वल होता है एंड डेल्टा एच क्यू के, ये तो हमने अभी देखा, जस्ट पढ़ा। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला को अब हम कैसे प्रूव करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल केस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का है। तो ये कह रही है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो जो है वो हीट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। इसको इरेज करके हम यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि ये कैसे आया। ये दो स्पेशल केस ही है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। तो प्रेशर वाला तो हमने देख लिया, अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम देखते हैं। मान लो जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो तब क्या है, ये कहना चाह रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हीट एक्सचेंज जो होती है सिस्टम की वो किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये हो गया आपका हीट और ये हो गया आपका चेंज इन, ये डेल्टा का साइन दिखाता है कि ये चेंज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यू और ई के साइन में कंफ्यूज मत होना, किसी किसी बुक में ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या पढ़ा, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, हमने इसको पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये वाला फॉर्मूला जो कि मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। Q प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब आपको पता है कि W का इसका मतलब क्या हो गया, ये, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट वॉल्यूम,
डेल्टा वी तो जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चेंज नहीं। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, राइट। ये कांस्टेंट है, बनी हुई है, ठीक है। तो जब ये जीरो हो गया तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ये तो जीरो है, तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, है ना। ये से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। और आप देखो कि अगर इंटरनल एनर्जी में Q प्लस W में यही जीरो हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास सिंपली बचेगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q। यही बात तो मैं कहना चाह रही हूँ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला भी देख लिया हमने। तो ये दो स्पेशल केस थे, दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों हमने देख लिया, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये आप लिख सकते हो अपने नोट कॉपी में, हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, ठीक है। मतलब इस नॉट अ चैप्टर के लास्ट पार्ट में, इस टॉपिक के लास्ट पार्ट में, राइट। क्योंकि ये टॉपिक हमारा जो बेसिक्स था स्टार्ट करने वाला, वो हमने शुरू कर दिया है। अब हम इसके साइन कन्वेंशन को समझेंगे, ठीक है। फाइनली अब हम इसके साइन कन्वेंशन को समझेंगे, ठीक है। तो अब क्या है साइन कन्वेंशन को कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे देखिए, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। पहले तो बच्चों मुझे ये बताइए, सिस्टम क्या है? ये है छोटा सा सिस्टम। सराउंडिंग क्या है? इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? सब सराउंडिंग है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। अभी हमने हमने पढ़ा है ना। तो केमिस्ट्री में प्लस माइनस का मतलब मैथ जैसा बिल्कुल नहीं होता बेटा, बल्कि ये डायरेक्शन बताना होता है, ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या याद रखोगे? गोल्डन रूल याद रख लो। गोल्डन रूल मैं दे रही हूँ आपको, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे एग्जाम में अगर आता है, तो जो सिस्टम के अंदर आए वो प्लस, ओके। और जो सिस्टम से बाहर जाए वो माइनस कर देना, ठीक है। अब हीट का, अब मान लो हीट के लिए अगर मैं बोलूं, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब हीट कहाँ है? सिस्टम के अंदर आ रही है ना, एब्जॉर्ब हो रही है बाहर से। तो यानी कि हीट का जो साइन हो जाएगा ये प्लस क्यू हो जाएगा। प्लस क्यू लेना है हमें, ठीक है। जैसे आइस का मेल्ट होना है ना, हीट अंदर जा रही है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हीट अगर रिलीज हो रही है ना, हीट बाहर जा रही है, ठीक है। हीट अगर रिलीज हो रही है तो क्या हो जाएगा? अब आप गेस कर सकते हो कि हीट क्या है? सिस्टम से बाहर जा रही है, माइनस क्यू, ठीक है। ये माइनस क्यू हो जाएगा। एंड अब एंड आप देखिए, सिस्टम में क्या होता है? रिएक्शन मिक्सचर होता है। तो सिस्टम अगर गर्म होके हीट छोड़ दे तो माइनस साइन, ठीक है। तो ये आप हमें याद रखना है, ठीक है। अगर ये कोई चीज बाहर जा रही है तो नेगेटिव, कोई चीज अंदर आ रही है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं वर्क का साइन कन्वेंशन, ठीक है। वर्क का साइन कन्वेंशन, वर्क के लिए क्या याद रखना है? वर्क के केस में वर्क डन बाय सिस्टम, याद रखना ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम अगर कोई वर्क कर रही है तो हमें उसको नेगेटिव मानना है। एग्जाम्पल जैसे बैलून का फुलाना, ठीक है, बलून का फुलाना। तो गैस क्या करती है? एक्सपेंड करती है, इसमें गैस एक्सपेंड करती है, सराउंडिंग को पुश करती है ना। सिस्टम का एनर्जी बाहर जाती है, तो ये वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, याद रखना। इसमें वर्क डन आप क्या याद रखोगे? नेगेटिव। एंड अगर वर्क डन पॉजिटिव कब होगा बेटा? तो वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे कोई वर्क किया जा रहा है, यानी कि गैस को सीलिंग में दबाना या पिस्टन अंदर पुश करना, तो सराउंडिंग ने काम किया है ना, इसके अंदर जा रही है चीजें, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। सिस्टम पे काम हुआ तो प्लस साइन, है ना, याद रखना। सिस्टम पे काम हुआ तो प्लस साइन,
वर्क के लिए आपको यही चीज याद रखना है, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ठीक है, मैं इस पार्टिकुलर लाइन को हाईलाइट कर दे रही हूँ। बाय द सिस्टम हुआ तो नेगेटिव, ऑन द सिस्टम हुआ कि सिस्टम पे काम हो रहा है ना, तो पॉजिटिव। ठीक है, और सिस्टम बाय द सिस्टम हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजिन करो, बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ मैं चैप्टर को एंड करने से, मतलब ये पार्ट, ये टॉपिक को एंड करने से पहले। ठीक है, नॉट द चैप्टर। कि कोई अगर तुम्हें चॉकलेट दे रहा है तो एनर्जी अंदर आई, है ना, प्लस क्यू। अगर कोई तुम्हें उस चॉकलेट को बांट देने को कहा जाए तो एनर्जी क्या हो गई, बाहर चली गई, तो माइनस क्यू। तुम पुशअप्स कर रहे हो तो एनर्जी बाहर गई, तो वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, है ना। कोई तुम्हें धक्का दे रहा है तो एनर्जी तुम्हारे अंदर आई, तो वर्क डन क्या हो गया, क्योंकि तुम पे काम हुआ है, वर्क डन पॉजिटिव। अपने आप को सिस्टम के जैसा देखो तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे देखो, बाय द सिस्टम के लिए नेगेटिव, ऑन द सिस्टम के लिए पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे बाय द सिस्टम के लिए नेगेटिव, एंड यहाँ पे देखो, सॉरी, एब्जॉर्ब के लिए आपका पॉजिटिव, एंड इवॉल्व यानी कि रिलीज। इवॉल्व का मतलब ही बेटा रिलीज होता है। ठीक है, इवॉल्व का मतलब ही रिलीज होता है, तो रिलीज हुआ है तो नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। एंड आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को हमको करना है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेक्चर 2 में आएगा। सो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, क्या ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई। यहाँ पे एक और इमेज है जिसको मैं बताना भूल गई आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस इमेज को भी हम समझते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक, ये स्टील का डब्बा है ना, ये एक स्टील का डब्बा है। तो ये स्टील का डब्बा के अंदर गैस भरा हुआ है। ठीक है, बॉक्स बहुत ज्यादा रिजिड है, ये एक्सपेंड नहीं हो सकता। इसको आपने बंद कर दिया, इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम इसकी फिक्स हो गई, वॉल्यूम फिक्स हो गई, इसके वॉल मूव नहीं कर सकते। तो आप सिस्टम को हीट देते हो तो गैस गर्म होती है, प्रेशर बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा ना, वो तो फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। गैस कोई वर्क नहीं कर पा रही है, जो भी हीट दी दी गई सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चली गई। तो जो भी हीट दी जा रही है, यानी जो भी क्यू जा रहा है, वो सब का सब क्या बन जा रहा है, इंटरनल एनर्जी पे। क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये इसका वॉल्यूम जो हो गया था वो फिक्स हो गया था, फिक्स मतलब कांस्टेंट हो गया था। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो एयर टाइट स्टील का डब्बा इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। और पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी में देखने को मिलेगा, एंड कंप्लीट इसके साथ एग्जाम्पल्स, नोट सब कुछ दिए जाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी डाउट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।